हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को अब लगभग 30 से 35 दिन का, यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो 37 दिन का ही टाइम आपके पास आज से है। और दोस्तों, हम आपसे 100 मॉक टेस्ट कराने का वादा कर चुके हैं दोस्तों, तो उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। तो आज से क्या होगा कि दोस्तों, आज तो आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, कल से हम 3 मॉक टेस्ट आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो एकमात्र साधन है जो आपकी तैयारी को बूस्टअप करता है दोस्तों। ठीक है, आप तैयारी कहीं से कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक आप अपने आप को शार्प नहीं करेंगे, अपने हथियारों को पहनाएंगे नहीं, क्योंकि 28 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो हथियार तो सबके पास है। जिसका हथियार तेज चलेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करेगा, करेक्ट अटेम्प्ट करेगा, वही बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको 100 मॉक टेस्ट करवाएंगे। इसका मतलब ये है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 गुणा में 100 यानी 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा। आपकी तैयारी आप खुद चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। साथ ही हम आपको क्वेश्चन समझा रहे होंगे, तो इससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस, यानी एक काम एक पंथ और 2 काज का यहाँ पे एक प्रकार से ये आपके पैटर्न बन रहा है दोस्तों, क्योंकि आप केवल मॉक टेस्ट ही नहीं कर रहे, आप खुद की प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैथ को दोस्तों। तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि भाई निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं भिन्न को कंपेयर करने के लिए, या तो क्रॉस मल्टीपल से चेक कर लो या फिर सबको 100 बना लो। जो भी आसान लगे आप वो कर सकते हो। यहां पे मैं क्रॉस मल्टीपल कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 2/3 और हम 3/5 को चेक कर लेते हैं। क्रॉस में मल्टीपल करेंगे 10 आएगा, ये 9 आएगा। कौन सा बड़ा है भाई? ये। तो इन दोनों में 2/3 बड़ी है। अब इसको कंपेयर करें किसके साथ? 8/11 के साथ। तो 11 गुणा में 2 22, 3 अंठे 24। यानी जब हमने 2/3 को 8/11 से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि इनमें तो 8/11 बड़ी है। अब 8/11 को कंपेयर कर लीजिए 11/17 से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 11 है 121 आएगा और 17 अंठे, तो 8 7 56 और 13 136। तो कौन सी बड़ी दोस्तों? 8/11। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी? 8/11 दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीपल से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, आप सबको 100 भी बना सकते हो, सबको 100 चढ़ा दो। ठीक है, और फिर लगभग मान आप निकाल के उनको कंपेयर कर सकते हो दोस्तों। कभी दोबारा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का हम आपको बताएंगे। कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 बचता है। तो एक बात बताइए, उस संख्या क्या रही होगी? ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। डायरेक्ट तो आप 63 में 29 का भाग देते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो संख्या आएगी 899 भाई, भाज्य गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, यही तो संख्या आएगी। तो किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो कुछ ना कुछ भागफल भी आया होगा, तो संख्या रही होगी 899x प्लस में 63, यही तो संख्या आएगी। अब कह रहा है कि इसी संख्या को अगर हम 29 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? तो आप देखिए 899 क्या यहां पे 29 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 29 30 और 29 एकम 29। ठीक है, तो ये तो पूरा कट जाएगा। यानी आपको लास्ट में करना क्या था? यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 899 29 का पूरा मल्टीपल है, तो आपको 899 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको 63 में ही डायरेक्ट 29 का भाग देना चाहिए था। तो 29 दूनी 58 भाई, कितना बचेगा? 5 यहां पे शेष बच जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे 899 ना होता और होता भाई 891 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो अब उस संख्या को 29 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा दोस्तों? तो 891 है ना दोस्तों, ये 29 का मल्टीपल नहीं है, तो इस केस में हम यहां पे बता ही नहीं सकते कि शेष क्या बचेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में?
63 में भाग तभी दिया जाएगा जब 899 पहला जो भाजक है वो दूसरे भाजक का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पहले शेष में ही डायरेक्ट दूसरे भाजक का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। हमने देखा 899 है 29 का मल्टीपल है, इसलिए हमने डायरेक्ट ही 63 में भाग दे दिया। लेकिन 891 29 का मल्टीपल नहीं है, तो इस सवाल का आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात आ गई समझ में। तो ये 63 में डायरेक्ट इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि 899 यहां पे क्या है, 29 का मल्टीपल है, मतलब 29 से पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सवाल दे रखा है 1/35 प्लस में 1/63 प्लस में 1/99 प्लस में 1/143 प्लस में 1/195 दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, 1/35 को क्या 1/5 गुणा में 7 लिख सकता हूं प्लस में, क्या इसको 7 गुणा में 9 लिख सकते हैं प्लस में, क्या इसको 9 गुणा में 11 लिख सकते हैं प्लस में, 1/11 गुणा में 13 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, 1/13 गुणा में 15 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 1/5 1/7 है, तो 1/1/5 यानी 1/1/5 इंटू 7 है, इसको हम लिख सकता हूं 1/5 माइनस 1/7। फिर ये प्लस का निशान है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/7 माइनस 1/9। इसी क्रम में इसको मैं लिख सकता हूं 1/13 माइनस 1/15 दोस्तों। ठीक है, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं, आप यहां भी देख सकते हो कि भाई ऊपर तो 1 लिखा हुआ है और नीचे सब में 5 गुणा में 7 यानी 2 का अंतर है, यहां भी 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 2 का अंतर है। अगर ऊपर 2 लिखा होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बात आई समझ में, इसलिए हमें 2 लाना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/5 और 1/7 लिखेंगे। अब आप एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 5, देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 7 गुणा में 5 या 5 गुणा 7 लिख दो, यहां पे 7 माइनस 5 यानी 2/5 गुणा में 7 आएगा कि नहीं आएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/2 है ना, कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा अंदर, 1/5 माइनस 1/15। समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ये संख्या ऐसी होती 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा में 3 प्लस में 1/3 गुणा में 4 प्लस में 1/4 गुणा में 5, ऐसी संख्या होती। तो हम देख पा रहे हैं जो नीचे नंबर है ना 1 गुणा में 2, इसका जो अंतर है ऊपर लिखा हुआ है, इसका भी अंतर ऊपर लिखा हुआ है, 3 गुणा में 4 1 का ही अंतर है, ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे टर्म में डायरेक्ट करते हैं पहली टर्म्स माइनस लास्ट टर्म दोस्तों, यानी 1/1 माइनस 1/5 दोस्तों, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे सब में 2 का अंतर है तो 2 हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो 15 एकम 15 आएगा। ठीक है, देखो एलसीएम लेंगे, 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, 5 15 और ये 1, तो 1/2 गुणा में 2/15 यहां पे आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/15 आपका आंसर आ जाएगा। 1/15 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है दोस्तों, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो यहीं आपका सवाल खत्म हो जाता। आपको पता है ये क्या है, 1/5 गुणा में 7 है, ये क्या है 1/13 गुणा में 15 है, तो आपको डायरेक्ट करना था 1/2 कॉमन आता है यहाँ पे, 1/5 माइनस 1/15, आप यहीं खत्म कर देते सवाल को। ठीक है, चलिए तो सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1/15। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर जाने से पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करा करो भाई। ठीक है, और शेयर भी करो ताकि और भी जो विद्यार्थी हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा अपने साथ कनेक्ट कर सकें। ये 100 मॉक टेस्ट नहीं, सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक एक सवाल का आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल मॉक टेस्ट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी है और आपकी मैच्योरिटी को भी बढ़ाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर कोई बच्चा केवल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा ना, 100 के 100 मॉक टेस्ट, बिल्कुल सिंसियर तरीके से अगर 100 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा, कुछ भी ना पढ़े,
तो भी मैं गारंटी देता हूं 70 प्लस नंबर आराम से लेके आएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ में 15 में से 15 लेके आएगा, रीजनिंग में 25 में से 25 लेके आएगा, कितने हो गए 40, कंप्यूटर के 10 नंबर, तो 10 में से 8 या 7 नंबर तो लेके आएगा, कितने हो गए 47, बच गई 50 नंबर की जीके दोस्तों। तो 50 नंबर में से 25 तो लेके आएगा, तो 47 और 25 आप खुद जोड़ लीजिए, 70 नंबर तो लेके आएगा ही आएगा हर बच्चा, अगर केवल मॉक टेस्ट वो कर लेता है। कुछ मत कीजिए, केवल मॉक टेस्ट कर लीजिए, 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 70 में सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर है, कुछ करंट के जो इवेंट हैं, ठीक है, ये तो आपको खुद जीके को भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मॉक टेस्ट है ये आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि किस्मत ऐसी होती है कि सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले, उसमें करंट अफेयर भी रहेंगे, तो हम आपको 100 मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, 5000 क्वेश्चन आपकी जीके की आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में 50 आने वाले, तो 5000 में से 50 क्वेश्चन आने हैं। करंट अफेयर के 10 निकाल दो, फिर भी 40 क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी यहां से बनेगी ना। तो इसलिए मॉक टेस्ट कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। यहां पे रूट के अंदर है 156, 12 है यहां पे, प्लस में यहां पे 154 है, फिर प्लस में रूट 225 है, और इस पूरे का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 15, 15 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 169, 169 का रूट निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों 13। अब आपको ये पता होना चाहिए 156 25 का क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो 156 25 का क्यूब रूट क्या बनेगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा आपको, पहले 2 पेयर बनाइए, फिर आप इसको चेक कीजिए 156 है वो किस क्यूब के बीच में आता है। तो आप जानते हैं कि 5 का क्यूब तो 125, 6 का क्यूब 216 होता है, तो ये 5 के बीच में आएगा दोस्तों, ठीक है। 6 का तो चला जाएगा, तो यहां पे जो क्यूब है, पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको अगली वीडियो में इसको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको 156 25 का क्यूब रूट बताना है, बस इतना काम आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पा रही है, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है कि चीनी का जो मूल्य है ना, प्रिस जो है, प्रिस ही आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है उसमें कमी आ गई। 100 से कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, यानी 20 घट गया तो 80 हो गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 4 होगा। तो आपकी जो खरीद है आपको 4 से कितनी करनी पड़ेगी 5, यानी 1/4, ये है आपकी वास्तविक खपत, और ये है कमी या वृद्धि दोस्तों। तो 1 का मान बराबर कितना दे रखा है, कितना खरीद रहा है 5 किलो, तो 4 का मान कितना आएगा 20 किलो, प्रारंभिक पूछा है। तो पहले ये जो परिवार था ये 20 किलो चावल लेके आता था, यानी गेहूं कितने रुपए में 320 रुपए में, तो 320/20 कर देंगे, कितना आएगा 16 रुपए। वर्तमान पूछे तो वर्तमान में परिवार क्या कर रहा है, इन्हीं 320 रुपए में 4 किलो गेहूं 5 किलो गेहूं ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो बटे में 25 कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25 और 12 में 7 गई 5, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा। क्योंकि पहले परिवार क्या हो रहा था, देखो प्रिस आपका एक 20% घटा है, 20% का मतलब होता है 1/5। पहले किसी वस्तु का मूल्य 5 था, अब 4 रह गया, तो आपका जो खपत है ना वो 4 से कितनी होगी 5, कितना बढ़ानी पड़ेगी 1, तो 1/4, यानी प्रारंभ में आप 1/4 खर्च कर रहे थे, अब आप एक ज्यादा खरीद रहे हो, तो 1 का मतलब कितना है 5, तो प्रारंभ में कितना दोस्तों 20 किलो, तो मान कितना आ जाएगा 16 रुपए प्रति केजी इसका प्रारंभिक मूल्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों
कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, मान लेते हैं टोटल आय है वो 100 यूनिट है, ये क्या है दोस्तों, कुल आय। इस आय में से 20% वो दे देता है बड़े बेटे को, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेष का, तो भाई 100 में से 20 दे दिए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 80, ये शेष बचे 80। इस 80 का 30%, इस 80 का दोस्तों 30% देता है छोटे बेटे को, तो 80 का 30% निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 24 यूनिट, ये देता है भाई छोटे बच्चे को, ठीक है। तो 80 में से 24 गया, कितना बचेगा दोस्तों, तो 80 में आप 3 घटाएंगे तो 50 और 56, शेष कितना रह जाएगा, 56, ये शेष रह गया। अब आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, शेष राशि का 10% उसने ट्रस्ट में दान दे दिया, 56 का 10% इसने दान में दे दिया, तो भाई 56 का 10% कितना बनेगा, 5.6 रुपए, ये उसने क्या कर दिए, दान कर दिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे, तो 56 में से आप 6 घटाइए, कितना बचेगा शेष राशि, 50.4, ये अब उसके पास शेष राशि बची है। दोबारा देखिए, मान लीजिए टोटल आयु कितनी है, 100 रुपए, 100 में से 20 दे दिए बड़े बेटे को, अब जो राशि बची तो 100 में से 20 देने के बाद कितनी रह जाएगी, 80। इस 80 का 30% उसने छोटे बेटे को दे दिया, यानी 80 में से 24 रुपए उसने छोटे बेटे को दे दिए, तो 80 में 24 दे दिए, कितने बचेंगे दोस्तों, 56। 56 का 10% यानी 5.6 रुपए उसने दान दे दिए, तो भाई 56 में से 5.6 रुपए देने के बाद उसके पास बच जाएंगे 50.4 रुपए, ये राशि अब उसके पास है, और इसका जो मान दे रखा है वो है 180, ठीक है दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, बटे देखो यहां पे 504 और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 और चला जाएगा, तो ये तो कट जाएगा 2 बार, ये 0, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 200, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 20,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो उसके पास जो कुल राशि है वो कितनी है, 20,000 रुपए है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बताया है और बहुत ही आराम से दोस्तों, ना केवल आपको तैयारी पता लग रही है अपनी, बल्कि जो सवाल नहीं आ रहे हैं वो हम आपको समझा भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे रेल बना रहे हैं भाई ये क्वेश्चन का आंसर ही आएगा, हम आपको सार भी करना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और साथ ही हम आपको खुद की तैयारी जांच करने का, चेक करने का मौका भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी कॉर्पोरेट हाउस के कार्यालय में समस्त जो स्टाफ है उसका औसत वेतन 5,000 है, अधिकारियों का औसत वेतन 14,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 4,000 है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है तो अधिकारियों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे इसको करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। अधिकारी हैं, उनकी जो औसत आय दे रखी है यानी वेतन है वो कितना है दोस्तों, अधिकारियों की 14,000, अधिकारियों का वेतन कितना है दोस्तों, 14,000। शेष जो कर्मचारी हैं उनका कितना है दोस्तों, शेष कर्मचारियों का 4,000। अच्छा, टोटल स्टाफ का कितना है औसत वेतन दोस्तों, 5,000। तो यहां से घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 1,000, यहां से घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, 9,000, काट देता हूं 3 0 से, यानी 1:9, यानी अधिकारी अगर 1 है तो शेष कर्मचारी कितने हैं, 9, टोटल बराबर कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान बराबर है 500 के, तो 1 यूनिट का मान बराबर आएगा 50 के। अधिकारियों की संख्या पूछी है तो 1 बराबर 50, तो अधिकारी कितने हैं 50, कर्मचारी कितने हैं 450 दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट कर देंगे सवाल को, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 700 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है। तो ए और बी की राशि का कितना है दोस्तों, 2:3, और बी और सी की राशि का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:5। तो यहां से हम पहले निकाल देंगे A/B/C दोस्तों। तो ए के लिए इनका गुणा कर दो 8, बी के लिए इनका गुणा कर दो 12 और सी के लिए इनका गुणा कर दो 15। ये इनका अलग अलग राशि का अनुपात आ चुका है। तो भाई किसकी राशि पूछिए दोस्तों, सबकी राशि पूछिए दोस्तों। तो 15 और 12 27 और 8 35 यूनिट बराबर है 700 रुपए की। तो एक का मान कितना आएगा 20,
तो भाई एक की राशि आएगी यहाँ पे 160 रुपए, बी की राशि आएगी 240 रुपए, सी की राशि आएगी 15 दूनी 300 रुपए। ये उनकी तीनों की अलग अलग राशि आ जाएगी, 160, 240, 300। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। तो मान लेते हैं वस्तु का जो सीपी है ना वो कितना है, 100 रुपए। कितने पर बेचा गया है दोस्तों, 16 रुपए पर। तो यानी 100 रुपए की वस्तु 116 में बेची होगी, तभी तो 16% का लाभ हुआ होगा। ये एसपी है फर्स्ट। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 200 रुपए ज्यादा में बेचा होता ना तो 20% का लाभ होता। यानी 100 रुपए पर वह 20% का लाभ चाह रहा है, तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों, 120 रुपए में। ये एसपी सेकंड दोस्तों। पहले 116 रुपए में बेचा, अब 120 रुपए में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेचना पड़ेगा दोस्तों, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 200 के, एक का मान आएगा 50, तो 100 का मान कितना आएगा दोस्तों, 5000। तो वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 5000 रुपए है। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, यदि वह रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो उसकी जो सामान्य चाल है और अब यानी वर्तमान चाल और उसकी सामान्य चाल, तो यहां पे चाल का अनुपात दे रखा है भाई। कह रहा है कि चाल का अनुपात दे रखा है कि अब चल रही है 7 से, वास्तविक चाल कितनी है उसकी 11। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्पीड उसकी क्या है, सामान्य तो 11 है, लेकिन अभी वो 7 की स्पीड से चल रही है। तो टाइम क्या लगेगा दोस्तों, समय क्या लगेगा दोस्तों, 11 यूनिट। 11:7 हो जाएगा। 11 यूनिट का मान दे रखा है 22 घंटे। ठीक है, तो 7 का मान कितना जाएगा दोस्तों, 14 घंटे। यानी सामान्य समय में उसे 14 घंटे का समय लगता है, अब उसे 22 घंटे का समय लगता है। अगर वो अपने सामान्य समय में चलेगी तो ये कितने घंटे का बचाव कर लेगी दोस्तों, 8 घंटे की यहां पे बचत कर लेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी करके आइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके विकर्ण दे रखे हैं इस प्रकार से, ये 24 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 दोस्तों, ये भी 12, ये 16, तो ये भी 16 दोस्तों। ठीक है, तो आप पहले आप जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होती है उसके जो विकर्ण होते हैं वो समलंब पर डिवाइड करते हैं। यहां पे 4 समकोण त्रिभुज भी बनती है अंदर दोस्तों, बात आ रही समझ में। तो आप इसको डायरेक्ट निकालिए, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होता है ना दोस्तों, वो होता है 4 गुणा में भुजा। पहले आपको भुजा चाहिए, तो भुजा कैसे निकलेगी दोस्तों, यहां पे डायरेक्ट सूत्र है D1/2 का रूट प्लस D2/2 का रूट। ठीक है, यानी डायरेक्ट करेंगे तो 12 का आधा, देखो एक क्या दे रखी, 12। अरे एक विकर्ण 24 है ना, तो 24/2 करेंगे तो 12 आएगा नहीं, 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर का रूट निकालिए तो आएगा 144 प्लस में 256, कितना आएगा दोस्तों, ये 300, 400 का रूट निकालेंगे कितना दोस्तों, 20। यानी भुजा कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 20 गुणा में 4 बराबर है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, एरिया हो जाएगा, सॉरी परिमाप है ये, परिमाप होगा ना 4 गुणा में भुजा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सिले मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पीड में जब टाइप शूट करते हैं दोस्तों तो ऐसे हो जाती है मिस्टेक कई बार। ठीक है, तो यहां पे परिमाप आएगा 4 गुणा में 20, तो परिमाप यहां पे पूछा है दोस्तों। ठीक है, मैं परिमाप देख नहीं पाया कि चतुर्भुज क्या पूछा है दोस्तों।
अगला सवाल देखिए यहां पे कि एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं हैं जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यदि उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत कितनी आएगी दोस्तों? तो हम यहां पे देख पा रहे हैं जो भुजा दे रखे ना 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं भाई 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 20 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है ये बराबर है किसके दोस्तों? 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के। यानी दो भुजाओं का स्क्वायर बराबर है तीसरी भुजा के। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सी है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज है। बात आ गई समझ में दोस्तों? ठीक है, ये 15 है, ये 20 है और ये कितनी है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया आएगा 1/2 गुणा में बेस इंटू लंब, इसको कह सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं लंब को इंग्लिश में मुझे नहीं पता है। तो 1/2 गुणा में 15 गुणा में 20 दोस्तों। तो 2 से कटेगा 10 बार, यानी जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों, 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर का खर्चा 5 रुपए है तो 150 कितना जाएगा दोस्तों? 15 का 75 रुपए, यानी 750 रुपए। कुल खर्चा कितना जाएगा? 750 रुपए का यहां पे खर्चा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब। ठीक है, तो लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं थोड़ा देख लेना भाई, क्योंकि मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम ही आती है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 150 यूनिट का उत्पादन करते हैं। तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिन में करेंगे दोस्तों? तो यहां पे हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, कौन सा? M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। कह रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन कर देते हैं। तो कह रहा है कि 18 व्यक्ति अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में 1800 यूनिट का उत्पादन कर देंगे? तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 से काटेंगे 8 या 24, ऐसे मत काट देना। ठीक है, यहां से कटेगा 6 या 18, 3 से 3 कट जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, तो D2 का मान आ जाएगा यहां पे 36 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 दिन में कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किसी धनराशि पर वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 8 रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दर क्या दे रखी है दोस्तों? दर दे रखी है 8%। 8% का मतलब होता है 8/100, यानी कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8, 25, यानी 2/25 आएगा। तो यहां पे हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल आपको निकालना है। आपको दे रखा है एसआई और सीआई का अंतर। सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है दोस्तों कितना? 8 रुपए। समय कितना है? 2 साल का। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मानेंगे 25 का स्क्वायर, कितना आएगा? 625। मान लेते हैं आपका जो प्रिंसिपल है वो 625 यूनिट है। पहले वर्ष का ब्याज क्या लगेगा दोस्तों? 625 का 2/25, तो कितना आएगा? 50। पहले वर्ष तो ये लगेगा। अब आते हैं दूसरे यूनिट पर। ठीक है, तो दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों? ब्याज पर ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, कितना आएगा? 50। पिछले वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, तो 50 का 2/25 कितना आएगा? 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 8 रुपए। अरे ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये टोटल क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो ये क्या है? अंतर ही तो है। तो 4 यूनिट बराबर 8 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान 2 रुपए। तो ये 625 का 2 गुणा कर देंगे, 1250 रुपए यहां पे क्या जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तो बहुत आसान है। क्या दे रखा है दोस्तों? √30 प्लस में √30 और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है।
तो 30 के आप फैक्टर कीजिए, क्या आएगा 6 गुणा में 5। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अगर यहां पे प्लस का निशान है तो बड़े वाला जो फैक्टर है वो आपका आंसर आएगा। अगर यहां पे माइनस का निशान होता, अगर ये सही सवाल ऐसे होता √30 माइनस √30 माइनस √30, तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर आ जाता। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 6, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला सवाल। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पे कोई ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसे प्रयोक्ता कहता है। यदि ऑपरेटर को तुरंत किसी सूचना की जरूरत पड़ती है तो यह सूचना खालिस्तान में स्टोर की जानी चाहिए। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह अगर आपको तत्काल सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो यह जो सूचना है आपकी रैम में स्टोर की जानी चाहिए। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या कार्य किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह कार्य करती है? तो आप सभी जानते हैं अस्थायी मेमोरी यानी जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर, बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं। मान लीजिए बिजली बंद कर दी, हमने लाइट ऑफ कर दी, उसके बाद जो स्टोरेज करती है उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सी स्टोरेज है दोस्तों? ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी रोम में स्टोर होती है। और दोस्तों पिछले सवाल का आंसर आएगा अस्थायी मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं जिसे हम बदल सकते हैं। तो सॉरी, उसके लिए ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। जबकि 4 नंबर सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी जो स्थायी मेमोरी है जिसे बदला ना जा सके। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को यहां पे रैम कहते हैं, जबकि स्थायी क्या है दोस्तों? रोम एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम को कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि यह स्थायी मेमोरी है। रोम सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है? नहीं दोस्तों। रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटरों से में आसानी से अदली बदली? नहीं दोस्तों। रोम एक स्थायी मेमोरी है, इसमें डाटा का खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी डाटा इसमें स्टोर रहता है, इसलिए रोम उपयोगी है दोस्तों। रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है या नॉन वोलेटाइल होता है या सिर्फ लिखा जाता है? तो क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। सिर्फ नहीं दोस्तों, सिर्फ। नॉन जो है ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो रोम है उसमें डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है उसे हम रोम कहते हैं। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से क्या तैयार होता है? तो दोस्तों जब आप एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले रोम ही एक्टिव होती है, जो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस को लेकर आती है और जो पहले से तैयार होती है, क्योंकि सारा का सारा डाटा उसी में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी को कंटेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, यानी जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे, कंटेंट्स। ठीक है दोस्तों,
तो कौन सी मेमोरी दोस्तों? रोम। और रोम के 3 प्रकार होते हैं, रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो ये सभी आ जाएगा दोस्तों। यानी रोम में आपका जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता बिजली जाने के बाद भी। तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं रीजनिंग सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल दे रखा है, यदि सर को पीएस पीआई पीआर लिखा जाता है तो मैन को कैसे लिखा जाएगा? तो हम यहां पे देखें दोस्तों, तो सर है उसको लिखा हुआ है क्या दोस्तों? पी एस पी आई पी आर। यानी आपको दिख रहा है यहां पे कि जो सर है एस यहां पे है, आई यहां पे है, आर यहां पे है। तो इसी पैटर्न पे हम लिख देंगे किसको दोस्तों? मैन को। तो मैन को कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं मैन MAN, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा मैन। ये MAN है, ये ऐसे लिखा जाएगा। यहां पे लेटर आएगा, यहां पे लेटर आएगा, यहां पे लेटर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहां पे देखें तो यहां पे ऑप्शन बी ही नजर आ रहा है यहां पे, ठीक है। पी, फिर पी, क्योंकि यहां भी पी है, यहां भी पी है, और यहां भी क्या जाएगा दोस्तों? पी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भाई 2, 3, 6, 15 और 42 अगला नंबर आपसे पूछा गया है। तो भाई 2 से 3 हुआ, कितने का अंतर है दोस्तों? यहां से 2 से 3 प्लस 1 कह सकता हूं मैं। 3 से 6 हुआ प्लस 3, 6 से 15 हुआ प्लस में 9, 15 से 42 हुआ, कितना है दोस्तों? यहां पे 27 है। तो क्या पैटर्न नजर आ रहा है क्या कुछ? देखो 2 से 3 हुआ प्लस 1 है, 3 से 6 हुआ प्लस 3 है, 6 से 15 हुआ 9। यानी जो अगला प्लस है ये पिछले वाले का क्या है? गुणा 3 है। यानी यहां पे गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3 है, तो आगे भी पहले गुणा 3 होगा। तो 27 81, यानी 42 में आपको क्या जोड़ना है? 81 जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे तो आएगा 123 दोस्तों। तो 123 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी यही देख लेते हैं। कह रहा है कि 9 है, फिर 17 है, और 33 है भाई, फिर 65 है, और अगला नंबर आपसे पूछा गया है। तो 9 से 17 कैसे बनेगा? आप अंतर निकालेंगे यहां पे। तो 9 और 8 17, प्लस का 8 अंतर है यहां पे। 17 से 33, 13 में 7 गई 6, यानी प्लस का 16। 8 8 16 क्या यहां पे 24 का अंतर है क्या? नहीं। 5 में 3 गई 2, और 6 में 3 गई 2, 3। यानी यहां पे क्या हो रहा है? आगे वाला पीछे वाले का डबल हो रहा है। 8 से 16, 16 से 32, तो 32 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 9 और 6 6 12, 129 इस सवाल का आंसर होगा। एक तो ये पैटर्न है यहाँ पे कि आप अंतर निकालिए, 8 से 16, 16 से 32, 32 से कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। एक और पैटर्न भी यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे? कि आप 9 से 17 कैसे बना सकते हो? आप 9 से 17 बना सकते हो। 9 गुणा में 2 18 और माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 करेंगे 17। इसी प्रकार 17 से 34, 17 गुण दूनी 34 माइनस 1, 33 आएगा। इसी प्रकार 33 गुणा में 2 माइनस 1, तो 65 गुणा में 2 माइनस 1। ये पैटर्न भी आप यहां पे लगा सकते थे, तब भी आंसर कितना आएगा आपका? 129 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे आने वाली वीडियोस के नोटिस को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा यहां पे आपको कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि OTE, यहां पे है OTE, फिर क्या है दोस्तों? PUF, फिर क्या है दोस्तों? QVG, फिर क्या है? RWH। आगे पूछा है क्या आएगा दोस्तों? तो यहां पे देखें दोस्तों, क्रम डाल लेते हैं। तो ये 15 से 16 हुआ, ये 16 से 17, 17 से 18, तो 18 से क्या हो जाएगा? 19। पहला लेटर क्या आएगा? एस आएगा। TUVWX आ जाएगा, SX, ठीक है। EFGH, यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? I, SXI, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ये संख्या दे रखी है 15, 3, 4, 6 और 7। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में गुणा का अर्थ है भाग। अच्छा जी। और भाग का अर्थ है प्लस में,
और माइनस का अर्थ है गुणा में और प्लस का अर्थ है माइनस। इसको सोल्व करना है तो भाई 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 5, ये 6 चौक 24, 5 29 में 7 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 22। क्या ऑप्शन में 22 है? यस, ऑप्शन ए सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही रीजनिंग आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग मॉक टेस्ट में अलग अलग लेवल की आपको रीजनिंग यहां पे मिलेगी। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 गुणा में 9 गुणा में 3 गुणा में 6 को लिखा हुआ है 64 93। इसी क्रम में कह रहा है भाई 2 8 1 8 को लिखा हुआ है 82 81 और आपसे पूछा गया है 38 57 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 4 है ये दूसरे नंबर पे है, ये 2 है ये दूसरे नंबर पे है, तो ये 3 आएगा दूसरे नंबर पे। अच्छा, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले रखा हुआ है तो भाई इससे पहले आएगा 7 73, सबसे पहले 73, तो ऑप्शन बी ही सवाल का आंसर आ जाएगा 73 85। ठीक है, चेक करने तक की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, यही देख लेते हैं। ठीक है, तो 42 है, बीच में 81 है और यहां पे लिखा हुआ है 39। बहुत आसान सवाल है। 22 है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 58 और यहां पे लिखा हुआ है 36 और आपसे पूछा है कि 17 और यहां पे आपको बताना है क्या आएगा और यहां पे 43 है। तो बताइए क्या आएगा दोस्तों। बहुत आसान सवाल है। 42 और 39 का अगर जोड़ करेंगे तो 81 आता है। 22 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो देखो 6 2 8 और 3 2 5 58 आएगा। इसी प्रकार आपको 43 में 17 जोड़ना है तो 43 7 50 और 10 कितना दोस्तों 60। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि सर मॉक टेस्ट बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं ना, टाइम भी नहीं दे रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है। मॉक टेस्ट आप खुद ऑफलाइन देख के देखिए, फिर अपना स्कोर चेक कीजिए, तब समझ में आएगा कि यही जो सवाल हमने समझा रहा है, अभी मैंने समझा, इसमें आपको कितना टाइम लगता है सोल्व करने में। बात आई समझ में। जब आप खुद सोल्व करेंगे ना, आपको ऑफलाइन पेपर में कभी करोगे मॉक टेस्ट, आप खुद कर रहे होंगे, तो उसमें आप खुद देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है वो आप सोल्व कर रहे हो, तो टाइम लगेगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा और सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि आसान पेपर है। आसान नहीं है ये। खुद जब आप सोल्व करेंगे तो 80 85 के आसपास आप स्कोर कर पाएंगे, वो बच्चा जो खूब मेहनत करके आ रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल बच्चा तो 70 से नीचे रहेगा। ठीक है, देख लेना चाहिए करके। ये यहां पे समझा रहा हूं इसलिए आपको आसान लगता है। अब ये सवाल है, जैसे अगला 408 ब्रैकेट में 169 है और यहां पे लिखा हुआ है 395। ठीक है, और यहां पे 129 है, क्वेश्चन मार्क है और यहां पे लिखा हुआ 122। अब नॉर्मल बच्चा क्या तो इनका अंतर निकालेगा, इनको जोड़ेगा, 8 4 12 9 5 14 3 17 गुणा में 12 करके देखेगा। ठीक है, तो देखो 8 4 12 हो रहा है यहां पे, 9 5 14 3 17, 12 और 17, 12 7 नहीं 169 तो नहीं आएगा। फिर वो बच्चा कुछ और दिमाग यहां पे लगाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो नॉर्मल बच्चा यहां पे, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं ना, इसलिए टाइम कम लग रहा है और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आसान है ये। देखिए यहां पे पैटर्न क्या है दोस्तों, सबसे पहले 408 में से 395 को घटाएंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 13 और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पे। तो 129 में से 22 घटाएंगे कितना है दोस्तों 7, तो 7 का स्क्वायर कितना दोस्तों 49। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अगला सवाल है रिपीटेड सीरीज से, सीरीज दे रखी है आपको स्पेस ONPM स्पेस NPMO स्पेस PMON स्पेस। तो ये तो बहुत आसान सीरीज है। आप देख पा रहे हैं कि देखिए N से पहले यहां भी O है, आप ग्रुपिंग कर लो तो लेटर गिन लो, 4 4 8 4 3 12 4 4 16, 4 4 की ग्रुपिंग कर लो आप। चलो साधारण तरीके से बता देते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट ही कर लेते हैं। N से पहले O है, यहां भी N से पहले O है तो यहां भी N आ जाएगा, यहां N से पहले हो जाएगा, यहां O से पहले M आ जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं कर पा रहे तो ONP NP P N, तो यहां पे क्या जाएगा दोस्तों, आपको पता है M आएगा, यहां पे MONP, तो MONP MONP MONP। दोस्तों सवाल का आंसर क्या आएगा MONP, ये आप यहां पे फिल कर रहे हैं।
और यही क्रम यहां पे चला हुआ है, रिपीटेड होमोजीनियस, एक ही वर्ड लगातार रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिपीटेड होमोजीनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, ये पिछली जो सीरीज हमने बताई रिपीटेड, इसमें भी वो टाइम लगाता है, बात आ रही समझ में? तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आप कोई बिल्कुल आसान मॉक टेस्ट, मीडियम है ये, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ इजी लेवल के हैं, यही पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, आईएएस का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो जो लेवल आने वाला है वही आपको करवाया जा रहा है। अगला सवाल है वेन डायग्राम का, अभिनेता, पशु और पक्षी। तो आप सभी जानते हैं, ना तो अभिनेता पक्षी होते, ना पक्षी कभी पशु होते, तो तीनों क्या आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सेट दिया हुआ है 5, 15 और 40 का, ऐसा ही सेट आपको ऑप्शन में देखना है। तो हम देख पा रहे हैं जो 15 है ना, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 गुणा में 3, ठीक है 15, और 40 है ये 5 से गुणा हो रहा है 8 बार, यानी दूसरी और तीसरी संख्या ये पहली से पूरी पूरी भाग जा रही है। तो ऐसा ही पैटर्न आपको देखना है। तो ऑप्शन ए में 2, 4, 15 नहीं आएगा, ऑप्शन सी 7, 15, 21 नहीं आएगा, ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा क्या भाई, 3, 18 और 36। 3 से 18 कटता है 6 बार, और 3 से 36 कटता है 12 बार। तो यही सवाल का क्या आंसर आएगा, दूसरी और तीसरी संख्या पहली से पूरी पूरी भाग जा रही है, इसलिए ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लेटर काउंट कर लेते हैं, कौन सा भाई। तो कह रहा है कि राइट से 12वें के बाएं चौथा, तो राइट और लेफ्ट को जोड़ेंगे 16वां लेटर किधर से दोस्तों, दाएं पक्ष से। ये ए से एम तक समान है, फिर जेड से एन तक लिखी हुई है सीरीज, और इधर से 16वां लेटर आपको बताना है। तो आप जानते हैं सेकंड जो हाफ है उसी को विपरीत क्रम में लिखा है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन तो पहले हाफ में आ रही, वो तो सेम है। और जब कोई पोजीशन दाएं से की जाती है उसको हम पहले लेफ्ट से चेंज करते हैं। 27 - 16 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 11, और 11वें स्थान पे लेटर क्या आता है दोस्तों, के। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, के आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी दम नहीं है इस सवाल में, तो बहुत आसान सवाल है। 27 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 16 करेंगे, तो क्या आएगा 11, और 11वें स्थान पे लेटर क्या आता है आपका, के आता है। अगला सवाल है, यहां पे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। तो आप यहां पे अरेंज भी कर सकते हो और ऑप्शंस का सहारा भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहां पे बोथ है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर लिखा हुआ है बर्थ, BIRTH, नंबर 3 पे लिखा हुआ है ब्लू, नंबर 4 पे लिखा हुआ है बर्ड, नंबर 5 पे लिखा हुआ है बुश। तो आप जानते हैं पहला लेटर ILOU, तो पहले क्या आएगा, आई आएगा। अब आई के 2 हैं, तो BIR, यहां पे डी है, तो नंबर 4 पहले आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी साल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चेक करने तक की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, तो इस साल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। इसी प्रकार से अगले शब्द दे रखे हैं, तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1 है करस, ऑप्शन नंबर 2 है क्यूरियस, नंबर 3 है कैनिकल, सेनेकल, और नंबर 4 है क्रूड, और नंबर 5 है कटिंग। तो आप मुझे बताइए पहले क्या आएगा, आर वाला आएगा, तो आर वाले 2 हैं, CRU, पहले डी आएगा, तो नंबर 4 इसमें पहले आएगा, तो नंबर 4 पहले ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। 4 के बाद देखो क्या आएगा, तो 4 के बाद आप जानते हैं 1 आएगा, तो 4 1 आएगा, ऑप्शन बी सवाल का भी आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये आपको मैं लिख के बता रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहां पे, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए शब्द हैं उनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है। पहला शब्द दे रखा है काउंटर पार्ट, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। तो ऑप्शन ए में देखिए प्रोटेक्ट है, PRO, बिल्कुल सही है, PRO बनेगा। TECT,
बिल्कुल बन जाएगा। टेम्पर, तो ऑप्शन जो बी दे रखा है टेम्पर, इसमें जो है TEMPER, यहां पे ई का प्रयोग 2 बार हुआ है और काउंटर पार्ट में ई का प्रयोग 1 बार हुआ है, तो यही शब्द आपका नहीं बन सकता। अच्छा, अगला सवाल दे रखा है डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहां पे कौन सा शब्द नहीं बन सकता दोस्तों, यहां पे देखें पॉइंट है POINT बनेगा पोजीशन, तो POSITI बिल्कुल बनेगा, पोजीशन भी बन जाएगा। ऑप्शन जो डी है ना दोस्तों पोजीशन, POSITION, यहां पे ओ का प्रयोग 2 बार हुआ है। क्या डिसअपॉइंटमेंट में ओ का प्रयोग 2 बार हुआ है? नहीं, तो यही शब्द आपका नहीं बन सकता। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सार्थक क्रम में दर्शाइए। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, गांव आएगा। गांव से क्या बनता है दोस्तों, शहर। शहर से क्या बनता है दोस्तों, जिला। और जिले से क्या बनता है दोस्तों, राज्य। तो सही क्रम क्या आएगा, 2 4 1 3, यानी 2 4 1 3, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, जमीन, नक्शा, किराया, धन और भवन। अगर मुझे कोई मकान है वो किराए पर देना है, तो किराया तो सबसे बाद में आएगा ना। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, धन होना चाहिए, क्योंकि पहले मैं खुद खरीदूंगा। फिर धन से क्या करूंगा दोस्तों, मैं जमीन खरीदूंगा, जमीन का फिर नक्शा बनवाऊंगा, ठीक है, फिर मैं मकान बनाऊंगा यानी भवन, और फिर मैं किराया लूंगा। ठीक है, तो यहां पे धन आएगा सबसे पहले, नंबर 4 सबसे पहले आएगा, फिर धन के बाद आएगी जमीन। 4 1, ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अरे मुझे कोई मकान किराए पर देना है तो पहले मेरे पास पैसे होने चाहिए, फिर मैं जमीन खरीदूंगा, फिर भवन बनाने के लिए पहले नक्शा पास होता है, फिर भवन का निर्माण होगा और उस भवन को मैं क्या करूंगा, किराए पर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि पत्रिका का संबंध है ना वो संपादक से है। तो जो कोई पत्रिका होता है उसका जो मेन जो हेड होता है वो संपादक ही होता है, जो पूरी कार्यकारी को देखता है। तो इसी प्रकार दोस्तों चलचित्र है ना, चलचित्र का मतलब कोई फिल्म होती है तो उसका क्या होता है दोस्तों, निर्देशक होता है, निर्देशक। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, तो आप जानते हैं थर्मामीटर तापमान मापता है, और तापमान किसमें मापता है, डिग्री में। इसी प्रकार घड़ी जो है समय बताती है, और समय किसमें बताती है, घंटे में। तो यहां पे सेकंड नहीं आएगा, घंटा आएगा। ठीक है, घंटा, घड़ी का संबंध किससे आएगा, घंटे से। अगला सवाल, किसी सांकेतिक भाषा में लक LUCK को लिखा हुआ है HSAG, उसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को पूछा है दोस्तों। तो यहां पे देखिए 12, यहां पे 8, यहां पे 19 है या सॉरी 21 है या 19 है, 3 2 11 7। ठीक है, तो हम देखें यहां पे क्या पैटर्न है दोस्तों, 12 से 8 -4 है, 19 से 21 से 19 हुआ -2, 3 से 2 हुआ -1, 11 से 4 -4, 4 2 1 4। तो यही पैटर्न यहां पे लगा देंगे, माइनस का 4 आएगा यानी x आएगा, फिर माइनस का 2, तो 5 में 2 गई 3 बचेगा, XC बिल्कुल। फिर 19 है तो यहां पे कितने का अंतर है, माइनस का 1, तो XCR, ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा XCRP दोस्तों, क्योंकि माइनस का 4 करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कलोक से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है, यदि आप 135 डिग्री बाएं ओर घूमते हैं, तो अब आपका कौन सी दिशा की तरफ मुंह रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये दक्षिण है दोस्तों, ये पश्चिम है, और ये क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, आप घूम रहे हैं 135 डिग्री लेफ्ट की ओर, तो 135 का मतलब है दोस्तों 90 प्लस में 35, 90 प्लस में 45। ठीक है, अब देखिए आपका मुंह इस तरफ था, यहां से आपने क्या कर दिया, 135 डिग्री लेफ्ट की ओर, बाएं की ओर घूमे, तो यहां से 135 डिग्री बाएं का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएंगे आप इस दिशा में, यहां पे आ जाएंगे,
अरे यही तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो 45 है, तो 45 और जाएंगे, ये कितना है 90 डिग्री। अब आप यहां से यहां पे आ चुके हैं 90 डिग्री चलकर, आपको 45 और चलना है, तो आपकी दिशा ये हो जाएगी, यानी पूर्व दिशा। यहां से ये जो कोण है कितना है 135 डिग्री, 90 प्लस में 45, तो ये दिशा कौन सी है पूर्व। अब आपका मुंह कौन सी दिशा में है दोस्तों, पूर्व दिशा में है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। PQRS 4 महीने हैं, ठीक है। PQRS 4 महीने हैं भाई, PQRS 4 महीने हैं। यदि P और S में 30 दिन है, इसमें भी 30 दिन है, इसमें भी 30 दिन है, तो ये कौन से महीने आएंगे, तो 30, 31, 31, 30 आएगा, क्योंकि 30, 31, 30, देखो लगातार 2 महीने 30 दिन के तो आते नहीं है। हाँ, लगातार 2 महीने ऐसे जो 31 दिन के आते हैं, एक आता है जुलाई और एक आता है अगस्त। ठीक है, ये 31 के हैं तभी तो ये, और ये कौन सा है जून, और ये क्या है सितंबर है। आपसे पूछा एस कौन सा महीना है, तो ये क्या है सितंबर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय दे रहा है कोई पुरुष दोस्तों, कि उसकी मां के पति की बहन, किसके मां की पति की बहन, औरत के मां की पति। भाई एक औरत का परिचय कौन दे रहा है, पुरुष कह रहा है ना, तो मां एक औरत की तरफ कह रहा है, ये औरत है मान लीजिए, इसकी ओर इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं, इसका परिचय दे रहा हूं, इसके मां के पति, यानी इसका जो पापा है, इसकी मां के पति की बहन, इसकी जो बहन है ना ये वाली, ये तो पति बहन नहीं होगी, ये बहन होगी, ये जो है मेरी चाची है। ये चाची किसकी है दोस्तों, पुरुष की। तो पुरुष की ये चाची कैसे बनेगी, ये पुरुष है जो इशारा कर रहा है, पुरुष के पिता के भाई की पत्नी, यस और नो। तो पूछा यह है कि बताइए कि पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये कौन है पिता, ये पिता की बहन क्या लगेगी बुआ, और ये क्या है फुप्पा, फुप्पा का लड़का है ये, तो फुपेरा भाई। पुरुष क्या लगेगा, फुपेरा भाई लगेगा, फुपेरा भाई, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। चलिए जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेते हैं पहला सवाल कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो आप सभी जानते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में भगवान सोम का जिक्र है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। अलाई दरवाजा का निर्माण है वो किस सुल्तान ने करवाया दोस्तों, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो आप सभी जानते हैं अलाई दरवाजा, अलाई से अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो दोस्तों अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ना वो टीपू सुल्तान के साथ की थी, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो दोस्तों दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1950 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। 1905 आएगा दोस्तों, ये 1950 नहीं है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो यहां पे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में
बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध था और उसको नष्ट करवाया बख्तियार खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति में दोस्तों 1947 के बाद सबसे ज्यादा योगदान अरुणा आसफ अली ने दिया। क्यों दिया, यह आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध दोस्तों एक प्रकार से इमल्सन है। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? आपको पता ओजोन जो परत है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, कम हो रही है, उसका आकार कम हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों लोहा प्राप्त करने के लिए हेमेटाइट अयस्क होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो दोस्तों हीरे, ग्रेफाइट, कोयला तीनों में कार्बन होता है, इसलिए इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानत कितना होता है? तो दोस्तों अनुमान के आधार पर ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति दोस्तों तरंग एवं कण के समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आप सभी जानते हैं भारत का जो लोकसभा मंत्रिमंडल है यानी पूरी तरह से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं? ठीक है, तो दोस्तों बेकार है मतलब यहां पे बेकार का यहां पे मतलब दोस्तों यहां पे आजीविका से संबंधित रिलेटेड है दोस्तों, समझ में आ रही बात दोस्तों? तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन बी कृषि। भारत में अधिकांश व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में बेकार हैं। ठीक है, यानी कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर को
राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों भूमि राजस्व राज्य सरकार के अधीन आने वाला कर है, यह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। इसके अलावा आयकर, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ये तीनों केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जबकि भूमि राजस्व दोस्तों राज्य सरकार का विषय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है? मतलब झारखंड ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाइराइट, इन तीनों के उत्पादन में ही झारखंड का एक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक था भगत सिंह दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसकी संपत्ति है? किसकी समाप्ति है दोस्तों? संपत्ति नहीं है, समाप्ति। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत प्रांतीय द्विध शासन को खत्म कर दिया गया था। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? तो दोस्तों 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों आशा भोसले को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। इसके अलावा भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है दोस्तों? तो 1 मिनट में सामान्य मनुष्य सामान्यतः 16 से 18 बार सांस लेता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप सभी जानते हैं राकेश शर्मा। ऑप्शन बी राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए दोस्तों। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा दोस्तों आप सभी जानते हैं रावी नदी का स्थल है, जो कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यहां से मिली है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद आराम शाह की हत्या करके, ठीक है, और ये दिल्ली की सुल्तान बनी, तो ऐसा करने वाली ये पहली भारत की मुस्लिम शासक थी दोस्तों। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो आप सभी जानते हैं कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित है। अगला है वरहत संहिता, यह तय नहीं है, तय है। वरहत संहिता किसने लिखी थी? तो दोस्तों वराह और मिहिर ने वरहत संहिता लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है,
लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सथनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैक्सथनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों इंडिका, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा था मैक्सथनीज। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है कालीबंगा, जहां से चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए हल प्राप्त हुए हैं, यह है राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं, ऑप्शन ए सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्मस्थल कहां है? तो दोस्तों वैशाली के निकट नजदीक कुंडन गांव में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख है और जिसे रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश यानी तीनों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के समय ही तमिल भाषा अपने चरम उत्कर्ष पे थी। तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है दोस्तों? तमिल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर गया था? तो दोस्तों अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेकर जाने वाला दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से पहले चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय ने हराया था, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।